गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लेकर आए हैं इंटर बोर्ड की परीक्षा की कॉपी सामान्य हिंदी की। बेटा आज हम देखेंगे कि हमें बोर्ड परीक्षा में हिंदी की कॉपी को कैसे लिखना है, समझेंगे व्यवस्थित ढंग से कि हमें अंडरलाइंस कैसे करनी है बोर्ड परीक्षा में, ताकि हम एग्जामिनर का टाइम बचा करके उससे ज्यादा नंबर ले सकें। हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे हमारे पास पेपर होता है और पहला प्रश्न आता है तो हमें इस प्रकार से प्रश्न नंबर 1 डाल देना है, और अगर हम उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं तो हम कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे। मान लीजिए इस विद्यार्थी ने लिखा हुआ है कि पहले प्रश्न के का जो उत्तर है वो सेकंड है, यानी कि दूसरा, और उसका उत्तर है नाटक, तो उसका सही है, ये 1 नंबर मिल गया। फिर उसी एक प्रश्न का जो खा था उसका ऑप्शन नंबर इसने दूसरा लिखा है ललित निबंध, उसका ये गलत था तो उसका ये गलत हो गया। और इसी प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि ये गा प्रश्न है, ये घा है और ये या है। हमें इसी प्रकार से व्यवस्थित ढंग से इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपका जो भी उत्तर होगा आपके अकॉर्डिंग या आपके अनुसार, आप देख पा रहे होंगे कितने व्यवस्थित ढंग से लिखा है। यहां पर दूसरा प्रश्न आ गया है तो आप दूसरा प्रश्न भी इसी तरीके से डालेंगे और उनके कुछ इस प्रकार से उत्तर देंगे। देखिएगा यहां पर भी लिखा हुआ है गा घा ड़ा, ये सारे के सारे आपको इसी प्रकार से उत्तर देने हैं। आपको ये नहीं करना है कि आप बहुत सारे विद्यार्थी करते हैं कि आंसर क्या है तो वो लिख देंगे नंबर 1 रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन पूरे उतार देते हैं वो, नंबर 2 सुमित्रानंदन पंत, ऐसे ही वो नंबर 3 पर लिख देंगे कुछ भी, नंबर 4 पर लिख देंगे किसी कवि का नाम, लेखक का नाम, और फिर उस पर टिक लगा देंगे सुमित्रानंदन पंत है इसका आंसर। ये मेथड रॉन्ग है, ये गलत है ना। आपको इस मेथड को अप्लाई नहीं करना है। आप जैसे देख रहे हैं कॉपी में, आपको ऐसे ही लिखना है आपकी अपनी बोर्ड परीक्षा में। आप देख रहे हैं कि प्रश्न नंबर 3 है और ये यहां से गद्य का आता है, तो जब भी आप गद्य को सॉल्व करेंगे तो आपने देखा होगा इस विद्यार्थी ने लिखा है आज हमने ... सब नवीन होगा, है ना। तो गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के अशोक के फूल से लिया गया है, जिसके रचयिता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ओके, तो हम इस प्रकार से उस गद्य का आंसर लिख देंगे, उत्तर लिख देंगे, जो भी आपके बोर्ड की परीक्षा में आएगा। आप देखिएगा उसके बाद उसने प्रश्न नंबर 3 का खा लिखा हुआ है, इसने लिखा है खा, तो हम यहां पर ऐसे लिख सकते हैं प्रश्न 3 का खा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो इसमें भी क्या होगा कि जब एग्जाम विद्यार्थी जो है लिख तो रहा है ऐसे सिर्फ खा, जब एग्जामिनर आएगा तो वो विचलित हो सकता है इस बात से कि ये खा किसका है, तो उससे क्या करना पड़ेगा, पेज पलटना पड़ेगा। अब वो पेज पलटेगा, यहां पर देखेगा कि विद्यार्थी ने तीसरा प्रश्न लिखा है, तो अगर आपने यहां पर 3 का खा लिखा होगा तो उसे समझने में बहुत आसानी होगी। आप देखिएगा यहां पर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात ध्यान देने योग्य ये है, आप सोचो कि इतनी बड़ा इसने उत्तर लिखा है, कोई बात नहीं। अब हमें बताओ क्या एग्जामिनर इन पूरी पंक्तियों को पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। अच्छा, अगर वो इन पंक्तियों को नहीं पढ़ेगा तो वो जब आपने इस तरीके से आप ब्लैक पेन से हाईलाइट करेंगे या ब्लैक पेन से लिखेंगे कुछ, तो मेरी नजर जो है वो सबसे पहले इसी शब्द पर जाएगी, और जब मेरी नजर इन शब्दों पर जाएगी तो हम समझ जाएंगे कि हाँ ये शब्द इसी प्रश्न के उत्तर से संबंधित हैं। इसका मतलब है इस विद्यार्थी ने इस प्रश्न का उत्तर सही दिया है और मैं उसे नंबर दूंगा और आगे निकल जाऊंगा। यानी कि कोई भी विद्यार्थी हो उसको नंबर पूरे मिल जाएंगे। उसी प्रकार से देखेगा उसने घा लिखा है, तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं कि प्रश्न नंबर 3 का घा, प्रश्न नंबर 4 का ड़ा। आप देखिएगा प्रश्न नंबर 4 आ गया। ओके, तो प्रश्न नंबर 4 में देखते हैं इसने कैसे लिखा है। देखो संदर्भ लिखा हुआ है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य खंड के कैकई का अनुताप।
अब देखो आपने कैकई का अनुताप इसने काले पेन से लिखा है, तो ये बिल्कुल सही मेथड है। आप काले पेन से ही लिखेंगे इस तरीके से। आप देखो मैथिली शरण गुप्त यानी कि किस पाठ से लिया गया है उसको उसने काले पेन से लिखा है, और किस का है ये पाठ उस कवि का नाम भी इसने काले पेन से लिखा है। इसका मतलब क्या है कि मैं देखूंगा सिर्फ कैकई का अनुताप, मैथिली शरण गुप्त सही है, 2 नंबर दिए, आगे बढ़ गया। समझ में आया। उसके बाद देखो 4 का खा, अब इसने सिर्फ खा लिखा है। अब मुझे पता नहीं है किसका खा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पीछे पेज पलटना पड़ेगा। अब मैं देखूंगा यहां पर इसने 4 नंबर का जो है आंसर दिया हुआ है, तो यहां पर अगर ये विद्यार्थी लिख देता कि प्रश्न 4 का तो गलत नहीं होता, ये एकदम सही मेथड है। ओके, फिर यहां पर भी आप लिख देते प्रश्न नंबर 4 का खा। यदि आप इसी पृष्ठ पर हैं तो यहां पर ना लिखें 4 का खा तो वो चल जाएगा, पर जब आप पेज चेंज कर रहे हैं तब तो आपको लिख ही देना है। आगे देखो बेटा, इसने फिर से ये क्या किया, ये इसकी व्याख्या लिखी है। व्याख्या में देखो आपने इसने कुमाता लिखा ब्लैक पेन से, या आप इसे हाईलाइट भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। हाईलाइट का मतलब है अंडरलाइन। यहां पर उसने विधाता लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, कुमाता और विधाता पर जब मेरी नजर जाए ये तो मैं समझ जाऊंगा कि इन पंक्ति ये जो कुमाता शब्द है और विधाता शब्द है वो इन्हीं की व्याख्या से संबंधित है। इसका मतलब इसने सही लिखी होगी इस व्याख्या को, और मैं इसे नंबर दूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। मैं का मतलब है एग्जामिनर, वो जो आपकी बोर्ड परीक्षा की कॉपी को चेक कर रहा है। आगे देखिएगा, इस तरीके से आप बहुत ही सुंदर राइटिंग में अपने प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। परंतु आपको यहां पर एक नोटिस करने की योग्य बात दिख रही होगी कि इस विद्यार्थी की कॉपी में उसने पीछे जो लिखा हुआ है वो यहां पर छपा हुआ है। देखो आप, दिक्कत तो कुछ नहीं होगी, इतनी सूक्ष्मता से कोई नहीं देखेगा, पर आप प्रयास ये करें कि आपके पास एक ऐसा पेन हो कि अगर आप इस तरफ लिख रहे हैं तो वो दूसरे पेज की तरफ आना नहीं चाहिए, है ना। आगे देखते हैं। देखो इसने बेटा घा का उत्तर दिया, यहां पर लिखा है ममतामयी तथा लालची। अब आप बेटा देखो ममतामयी तथा लालची को इसने ब्लैक से लिखा हुआ है, तो ये एकदम सही तरीका है। ओके, आप आगे देखिएगा। अब आते हैं मेन चीज पर, साहित्यिक परिचय पर, कि हम साहित्यिक परिचय को सर कैसे लिखें। बेटा देखो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का ये साहित्यिक परिचय है, और इसने देखो सन को बेटा ब्लैक पेन से लिखा हुआ है। बेटा खेड़ा, बेटा इनका ये गांव था, इन्होंने ब्लैक पेन से लिखा हुआ है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, यदि मैं एग्जामिनर हूं तो मुझे पता है कि वासुदेव शरण जी का अग्रवाल 1904 में हुआ था, खेड़ा में हुआ था, काशी विश्वविद्यालय में ये गए थे, है ना। 1967 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ये पंचतत्व में विलीन हो गए थे। तो मुझे क्या होगा कि ये जो नीले पेन से लिखी हुई चीजें हैं ये मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। और पढ़ने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि बच्चे ने यहां पर इनको अंडरलाइन कर दिया, तो मैंने सिर्फ इन शब्दों को पढ़ा है। देखो पाणिनि बेटा शोध किया था इन्होंने, तो मैं सिर्फ इन ब्लैक पेन से लिखे हुए शब्दों को पढ़ूंगा और मैं बता दूंगा कि इस विद्यार्थी ने पूरा साहित्यिक परिचय सही लिखा है कि नहीं लिखा है। अब आप कहोगे सर ये तो साहित्यिक परिचय है ही नहीं, ये तो जीवन परिचय है। तो बेटा साहित्यिक परिचय इस तरफ है। आप कहोगे सर साहित्यिक परिचय लिखना है या जीवन परिचय भी, तो हल्का सा जीवन परिचय और उसके बाद साहित्यिक परिचय लिखना है। अब आप बताओ क्या मैं का मतलब है वो एग्जामिनर जो आपकी बोर्ड की कॉपी को चेक कर रहा है, क्या वो आपकी पूरे साहित्यिक परिचय को पढ़ेगा? नहीं, वो मुख्य हेडिंग पढ़ेगा कब, जब आप इस तरीके से उसे पढ़वाओगे। बेटा देखिएगा इसने इस तरीके से पूरा का पूरा साहित्यिक परिचय लिखा है, साहित्य में स्थान भी लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। आप इसी तरीके से अपनी कॉपी को व्यवस्थित ढंग से लिखेंगे। और यहां पर इसने ये अपने साहित्यिक परिचय को खत्म कर दिया। उसके बाद इसने देखो बेटा लिखा है महादेवी वर्मा जी का साहित्यिक परिचय। देखो बेटा 1907 मैंने पढ़ा, हेमरानी पढ़ा और 1933 पढ़ा, दैट्स ऑल। साहित्यिक परिचय जीवन परिचय खत्म, आते हैं साहित्यिक परिचय पर। क्योंकि मुझे पता है मैं एग्जामिनर हूं, मैं आपकी कॉपी को चेक कर रहा हूं, मुझे पता है महादेवी वर्मा जी 1907 में जन्मी थी, 1933 में इनकी मृत्यु हो गई। सॉरी, प्रधानाचार्य बनी थी ये 1933 में।
और 1987 में इनकी मृत्यु हो गई। अब बेटा देखो पद्म भूषण लिखा हुआ है, तो अब अगर वो यहाँ पर पद्म भूषण देखेगा तो वो देख लेगा कि यहाँ पर हाँ भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया गया था। फिर देखो बेटा यहाँ पर इसने केसरिया को साहित्यिक परिचय में अंडरलाइन किया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार को, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के आगे इसे यामा को भी क्या कर देना था, अंडरलाइन कर देना था या ब्लैक पेन से लिख देना था। मंगला प्रसाद भी लिखा है इसने। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि बच्चे को जब ये पता है कि केसरिया लिखा है इसने ब्लैक पेन से, ज्ञानपीठ पुरस्कार लिखा है, यामा लिखा है, इसका मतलब इसे नॉलेज है साहित्यिक परिचय के बारे में। और मैं यहाँ इसके साहित्यिक परिचय में ज्यादा समय बर्बाद ना करूंगा और मैं इसे पूरे 5 नंबर दूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। बेटा देखो आप इसी प्रकार से इसने आगे भी साहित्यिक परिचय लिखा हुआ है। फिर बेटा इसने पंचलाइट लिखी हुई है परीश्वर नाथ रेणु जी की। बेटा देख सकते हैं आप कैसे सबसे पहले उसने हेडिंग डाली है, आप भी इसी तरीके से लिखेंगे पंचलाइट की खरीदारी। पंचलाइट की खरीदारी के बाद बेटा आएगा पंचलाइट को जलाने की समस्या, क्योंकि पूरी मंडली में समस्या थी कि पंचलाइट को कैसे जलाया जाए। बेटा देखो कौन सी टोली थी, महतो टोली। अब मुझे पता है महतो टोली, यानी कि मैं जान जाऊंगा कि बच्चे को पता है कि महतो टोली थी, तो मुझे ये पूरी पंक्तियां पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर देखो बेटा गोधन की खोज, क्योंकि गोधन ही जलाएगा पंचलाइट को। फिर बेटा देखो इसने लिखा है गोधन के द्वारा पंचलाइट को जलाना। देखो बेटा नारियल का तेल लिखा हुआ है इसने, है ना। तुम्हारे साथ खून माफ लिखा है, इसका मतलब क्या है, इतनी सब जानकारी है बच्चे को, इसका मतलब है इसने पूरा का पूरा सही लिखा है। और मैं चेक करूंगा और पूरे के पूरे 5 नंबर दे करके आगे बढ़ जाऊंगा। उसके बाद बेटा इसने झांसी जिले में आती है सत्य की जीत। आपके जिले में जो भी आती हो आप देख लेना अपने हिसाब से। बेटा इसने सत्य की जीत को भी व्यवस्थित ढंग से लिखा है। देखिएगा ये ब्लैक पेन से लिखे हुए हैं। इसने पूरा किसने लिखी है ये, है ना, द्वारिका प्रसाद महेश्वरी ने लिखी है, माहेश्वरी ने। तो पूरा का पूरा इसने बहुत ही व्यवस्थित ढंग से लिखा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं बेटा यहाँ संस्कृत खंड खा आ गया है, और संस्कृत के खंड खा में ये जो भी प्रश्न था संदर्भ लिखा है प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के, या हम यहाँ पर ये लिख सकते थे संस्कृत दिग्दर्शिका के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ से लिया गया है, और इसने ये उसकी व्यवस्थित ढंग से व्याख्या की है ना। और ये 5 के खा का उत्तर है, सुभाषित रत्नानी से लिया गया था जो कि। उसके आगे बेटा देखो इसने इसकी भी व्याख्या लिखी हुई है। फिर आते हैं 9वें प्रश्न पर, दाल में काला होना, उसका अर्थ लिखा है और उसने उसका वाक्य प्रयोग लिखा है, और उसे पूरे नंबर 2 के 2 नंबर मिले हैं। कवीश्वर बेटा संधि लिखी है, कवि धन ईश्वर। अब ये वही नहीं करना है कि सारे के सारे ऑप्शन उतार दिए उसमें से एक टिक मार दिया कि ये है, नहीं, जो भी आंसर है बस उसको लिख दो। तो बेटा कवीश्वर कवि धन ईश्वर होता है, इसमें दीर्घ संधि है। ओके बेटा, क्योंकि बड़ी की मात्रा लगी हुई है। ज्ञानोपदेश ज्ञान धन उपदेश। सैनम बेटा सैनम का इसने लिख दिया से धन अनम, ये तो ये गलत हो गया बेटा, है ना। अब देखो बेटा ये से धन अनम सही लिखा हुआ है, ये इसे 1 नंबर और मिल जाएगा। ओके, गलती से वो गलत हो गया था बेटा। आत्मसु सप्तमी बहुवचन, नामनः षष्ठी बहुवचन। फिर बेटा देखो लक्ष्य के 2 अर्थ लिखे हैं इसने। लक्ष्य के 2 अर्थ होते हैं लाख और उद्देश्य, और यहां पर उसी प्रकार से इसने बहुत अच्छे व्यवस्थित ढंग से उत्तर को लिखा है। बेटा अब हमारा पर्पज है आपको एप्लीकेशन को दिखाना कि आप एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे। बेटा देखो इसने प्रार्थना पत्र में क्या किया है, प्रार्थना पत्र में सेवा लिख करके हमें ऐसे अल्पविराम लगाएंगे, पहले बात। ओके, उसके बाद में हमें यह नहीं करना है कि श्रीमान हम यहां से लिखने लगे। श्रीमान बेटा हमें जहां से हम सेवा में खत्म कर रहे हैं उसके इस तरफ से हमें श्रीमान अध्यक्ष जी नगर पंचायत समथर झांसी, है ना। यानी कि आप किसको लिख रहे हैं पत्र, उसको आप यहां पर लिखेंगे, यानी कि सेवा में जहां से खत्म किया है वहां से। अब बेटा इसकी एक गलती क्या रही, इसने विषय सेवा में के नीचे लिख दिया, जबकि कभी भी हम विषय जो है वो सेवा में के नीचे नहीं लिखेंगे। अब हमें विषय लिखना होता ना तो हम विषय यहां से स्टार्ट करते हैं, विषय। अब आपका विषय क्या है, विषय है मोहल्ले की सफाई हेतु अध्यक्ष जी को जो है पत्र लिखना।
तो बेटा हमें विषय यहां से स्टार्ट करना था, ना कि यहां से। अब हम इस तरीके से ये पूरी पंक्ति लिख देते, फिर देखो हमने लिखा महोदय। अब इसकी दो कॉमन गलती क्या है, दूसरी गलती इस विद्यार्थी की, जबकि ये बहुत अच्छा विद्यार्थी है, ये कॉमन गलती पता नहीं इसने क्यों की है, ये ज्यादातर लोग यही करते हैं। बेटा महोदय तो उसने सही लिखा, महोदय के बाद हमें इस प्रकार से अल्पविराम लगाना है, और इसने इसके बाद ये पहली पंक्ति भी बिल्कुल सही लिखी है। पहली पंक्ति जब हम महोदय के बाद लिखेंगे अगली लाइन में, तो बेटा हम यहां से स्टार्ट करेंगे, यानी कि महोदय के इस तरफ से। पर इसने किया कि सारी की सारी पंक्तियों को उसने यहां से लिख दिया, जबकि अगर इसने यहां पर खत्म किया था कि मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता करना, तो इसने देखो बेटा चाहता हूं भी महोदय की इस तरफ से लिखा है, जबकि ये तीसरी लाइन में यहां से लिख सकता था चाहता हूं, और उसके आगे जो भी उसने लाइन लिखना था यहां से भी लिखता, वो यहां से लिखता, यहां से लिखता, यहां से लिखता। कहने का मतलब ये है कि महोदय के बाद पहली पंक्ति जो है वो महोदय के नीचे से नहीं लिखनी है, उसके बाद सारी की सारी पंक्तियां महोदय के नीचे से आप लिख सकते हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका होगा एप्लीकेशन को लिखने का, यानी कि निबंध को प्रार्थना पत्र को लिखने का। ठीक है बेटा। और इसके बाद देखिए इसने 14वें प्रश्न का उत्तर दिया है, विज्ञान वरदान या अभिशाप। इसके बारे में इसने बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, देखिएगा। सबसे पहले प्रस्तावना, फिर विज्ञान के प्रकार, विज्ञान का लाभ, फिर उसके बाद में इसने कुछ ब्लैक पेन से भी चीजें लिखी हुई हैं, और विज्ञान का अभिशाप, हिरोशिमा नागासाकी। ये विज्ञान हिरोशिमा नागासाकी आपका काव्य में भी एक पाठ है, तो आप समझ पा रहे होंगे हिरोशिमा नागासाकी क्या है। तो विज्ञान एक अभिशाप ही तो है, जो नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था हिरोशिमा पर, वो एक अभिशाप ही तो है। और बेटा इसके बाद सबसे अंत में लिखा है इसने उपसंहार। इस प्रकार से इसमें पूरे 10 नंबर मिल गए। तो देखिएगा आपने इसने कितना बड़ा निबंध लिखा है, इतना ही बड़ा आपको निबंध लिखना है, तब जाकर के आप कहीं पूरे नंबर पा पाएंगे। और इस तरीके से आपको अपनी पूरी बोर्ड की कॉपी लिखनी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।